हे गाइस, वेलकम टू अनुशाला बाय अनुश्री। हम अपनी समरी सीरीज में आज कवर करने वाले हैं क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, पर्सनली दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर क्योंकि बड़ा ही प्यारा है। मतलब सिर्फ कंसेप्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने का तो बहुत सारा है, मतलब स्टिल आई लाइक इट। चलो, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन समझो भाई, क्या होता है। इंस्टीट्यूशंस क्या हैं? कुछ ऐसी अथॉरिटीज़ बना दी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने, जिनके काम पहले से डिसाइडेड है, जिनकी काम की लिमिटेशंस पहले से डिसाइडेड है, वो किसको अकाउंटेबल है ये भी पहले से डिसाइडेड है। ठीक है, उनको बस अपना काम अच्छे से करते रहना है। ठीक, और उनके अच्छे से काम करने से हमारी डेमोक्रेसी, हमारी कंट्री बहुत अच्छे से फंक्शन कर सकती है। ठीक, चलो अब ये कैसे कैसे काम करेंगे, क्या क्या चैलेंजेस हैं, कौन किस पे डिपेंडेंट है, कौन किस से इंडिपेंडेंट है, ये सारा कुछ हमें इस चैप्टर में रिवाइज करना है। राइट, देखो डेमोक्रेसी है तो डेफिनेटली हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने सारे लोगों के, सारी अथॉरिटीज़ के फंक्शंस जो हैं वो पहले से डिसाइड करके रख दिए हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ अरेंजमेंट्स, ऐसी कुछ अथॉरिटीज़ का अरेंजमेंट जो है उसको क्या कह दिया है? इंस्टीट्यूशन। अब देखो, इंस्टीट्यूशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को इंस्टीट्यूशन कह रहे हैं। जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है, जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, ये सारे भी अपने आप में इंस्टीट्यूशन हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। अब देखो, इसको आप लेजिस्लेचर भी कह सकते हो। हमें पता है कि हमारी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ठीक है, अब ये तीनों जो इंस्टीट्यूशन है इनके अपने अपने काम है। पार्लियामेंट भी कहते हैं हम अपनी सेंट्रल लेवल की जो लेजिस्लेचर है उसको, तो पार्लियामेंट का काम क्या है? लॉ मेकिंग। ठीक है, यहाँ पर इसके 3 हिस्से हैं, उनको हम आगे पढ़ेंगे। एग्जीक्यूटिव्स का काम क्या है? जितने भी लॉज पार्लियामेंट बना दे रही है उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, प्रॉपर एग्जीक्यूशन करना किसका काम है? एग्जीक्यूटिव्स का। और जुडिशरी का काम क्या है? जस्टिस को सर्व करना। ठीक है, एक न्याय व्यवस्था बनाकर रखना कि कोई भी व्यक्ति के साथ इनजस्टिस कहीं पर ना हो और सबके फंडामेंटल राइट्स जो है उनको सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है, चलो अब पार्लियामेंट के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। पार्लियामेंट के 3 पार्ट हैं, हमें पता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर हाउसेस की बात करता है तो देयर आर 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। लेकिन अगर पार्ट्स की बात करता है तो देयर आर 3 पार्ट्स, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। राइट, फाइनल अथॉरिटी फॉर लॉ मेकिंग इन एनी कंट्री। ठीक है, किसी भी कंट्री में लॉ बनाने के लिए जो सबसे फाइनल अथॉरिटी है, सबसे बड़ी पावर जो है वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। सिर्फ लॉ बनाने की नहीं, लॉ को अबॉलिश करने की भी। ठीक है, मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला रहे हैं तो वो भी किसकी तरफ से आ रहे हैं? वो आ रहे हैं आपकी पार्लियामेंट की तरफ से। कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव, सपोर्ट द पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट का काम क्या है? एग्जीक्यूटिव्स को कंट्रोल करना। क्यों? अरे भाई, क्योंकि पार्लियामेंट से ही तो निकल के कुछ लोग आ रहे हैं जो एग्जीक्यूटिव्स बना रहे हैं। डुअल मेंबरशिप होती है, हमने पढ़ा था, है ना। लोकसभा के लिए इलेक्शन हो रहा है तो वहीं से जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी आ रही है उस पार्टी का लीडर बनता है प्राइम मिनिस्टर। राइट, तो वही तो एग्जीक्यूटिव बना रहा है। देन कंट्रोल्स द फाइनेंसेस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कितने खर्चे करेगी, कौन सी चीज़ में कब खर्चा कर रही है, उसको कितना पैसा देना है या नहीं देना है, क्योंकि वो लोगों का पैसा है, लोगों का हार्ड एंड मनी है, टैक्स है। ठीक है, तो वो भी कौन डिसाइड करती है? पार्लियामेंट। अगर गवर्नमेंट को कोई भी खर्चा करना है तो पहले उसको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। जब वो उसको अप्रूवल देगी तभी जाकर खर्चे हो पाएंगे। देन हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट ऑन पब्लिक इशूज़ एंड नेशनल पॉलिसी। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डिबेट और डिस्कशंस होते हैं और उसके बाद ही पॉलिसी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आज आप और मैं बैठकर किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कशन करते रहें तो उसका कोई सार नहीं निकलेगा। राइट, मतलब उससे नेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना। लेकिन अगर पार्लियामेंट में कोई भी डिस्कशन हो रहा है तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, मतलब भाई अगर लेटेंट वाली जो कंट्रोवर्सी हुई, लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे डिस्कस कर रहे हैं, उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन वो मुद्दा अगर पार्लियामेंट तक चला गया है देन सारे लोगों को फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, चलो 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस भी कहते हैं, ठीक है, या हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं, और राज्यसभा को अपर हाउस भी कहते हैं या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। तो आपको नाम याद रखना है। अगर एमसीक्यू में आपसे कुछ और थोड़ा घुमा के पूछ ले तो बनना चाहिए, वहाँ कन्फ्यूज़ होना मत। लोकसभा सीम्स मोर पावरफुल। अब कोई पूछे कि भैया इन दोनों में से पावरफुल कौन है, तो ऐसा लगता है कुछ कुछ केसेस में कि लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन देयर आर सर्टेन केसेस जहाँ पर आपको ये भी लगेगा कि राज्यसभा ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, लोकसभा कहाँ कहाँ पावरफुल है इसको देख लेते हैं। ऑर्डिनरी लॉ बनाने के चक्कर में क्या होता है, दोनों हाउसेस जो हैं उनके पास बराबर पावर होती है। लेकिन अगर मान लो कि फाइनल डिसीजन किससे होगा? जॉइंट सिटिंग से। मान लो लोकसभा ने लॉ बनाया,
ठीक है, उन्होंने पास किया उस बिल को, फिर वो राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा ने भी उसको फाइनल कर दिया तो प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा, लॉ बन जाएगा। लोकसभा ने भेजा, राज्यसभा के पास आया, लेकिन राज्यसभा ने मना कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो मुद्दा अगर प्रेसिडेंट के पास गया कि दोनों हाउसेस में कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुलाएंगे, ठीक है, और जॉइंट सिटिंग में फिर डिस्कशन होंगे, डिबेट होंगे, मेजॉरिटी के हिसाब से क्या लिया जाएगा डिसीजन। तो यहाँ पर हमने ऐसा क्यों बोला कि लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है जबकि जॉइंट सिटिंग है? अरे क्योंकि लोकसभा की पॉपुलेशन ज़्यादा है, राज्यसभा की पॉपुलेशन कम है, राइट। कमेंट करके बताएंगे लोकसभा में कितनी टोटल सीट्स हैं और राज्यसभा में कितनी टोटल सीट्स हैं, ठीक है। लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर इन मनी मैटर्स, मनी बिल्स जितने भी होते हैं, मनी मैटर्स जो होते हैं, उसमें ज़्यादा पावर किसके पास है? लोकसभा के पास। क्यों? क्योंकि लोकसभा लोगों की सभा है, वहाँ से पूरे इंडिया के लोग इलेक्ट होकर आ रहे हैं, ठीक है। और राज्यसभा में राज्यों की असेंबली से लोग इलेक्ट होकर आते हैं, ठीक। राज्यसभा जो है वो मनी मैटर्स को या मनी बिल्स को रिजेक्ट नहीं कर सकती, साइन करना ही पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिले कर सकती है तो 14 डेज, उसके बाद अगर उसने कोई डिसीजन नहीं भी दिया तो उसको पास मान लिया जाता है, ठीक है। लोकसभा कंट्रोल्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है लोकसभा में तो वहाँ पर उनकी सरकार गिर सकती है, और अगर एक के अगेंस्ट आ रहा है तो सबके अगेंस्ट आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर रहा है तो सब रिजाइन करेंगे। दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्विम एंड सिंक टुगेदर, राइट। अब बात करते हैं, मतलब जैसे अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया तो गवर्नमेंट फेल हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी वहाँ पर। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स और परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स के बारे में, एग्जीक्यूटिव्स के दो हिस्से होते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मतलब वो लोग जो इलेक्शन से चुनकर आए, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स, ठीक है। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स कौन है? वो एग्जीक्यूटिव्स जिनको वाकई ग्राउंड लेवल पर सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है। मतलब आपके सिविल सर्वेंट्स जो हैं, ठीक है, जो IAS ऑफिसर्स हैं आपके, आप उनको कहेंगे परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 5 साल के बाद अगले इलेक्शन में इनको कहीं नहीं जाना, ये यहीं है, ठीक है। जब तक इनका ट्रांसफ़र नहीं होता या जब तक इनका प्रमोशन नहीं होता या इनको निकाला नहीं जाता तब तक ये यहीं है। लेकिन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव तो हर 5 साल में चेंज होने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, ठीक है। और आप ये भी नहीं कह सकते कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हर चीज़ में एक्सपर्ट होंगे, लेकिन परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स को बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज है, क्योंकि ऑब्वियसली एक काफ़ी डिफ़िकल्ट एग्जाम जो है उसको क्रैक कर आ रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सारा पढ़ा हुआ है। ये हो सकता है कि ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, ठीक है। और साथ में ये जो हैं ये पीपल के बिहाफ पर सुप्रीम पावर एक्ट करते हैं, लेकिन ये नहीं करते, राइट। जैसे मान लो कि एक मिनिस्टर है, उसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है लोगों के द्वारा, लेकिन एक IAS ऑफिसर को नहीं। क्यों? क्योंकि उसका काम है सेंट्रल गवर्नमेंट जो उसको बोला है वो करना, लोगों के प्रति वो जिम्मेदार नहीं है क्योंकि लोगों ने उसको नहीं चुना है, राइट। चलो, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर का या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, ठीक है। अब आप कहोगे मैडम आए तो इलेक्शन से, हाँ भाई आए हैं, लेकिन लोकसभा से आए हैं ना। लोकसभा में जिस पार्टी को मेजोरिटी मिली उसका लीडर बन गया प्राइम मिनिस्टर, और उसने ही अपने बाकी लोगों को मिनिस्टर्स बना दिया, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? जब एक व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो अपने डिपार्टमेंट्स क्या करता है? बांट देता है, पोर्टफोलियोज बांट देता है, ठीक है। तो वो जो ग्रुप ऑफ पोर्टफोलियोज है जिनको हैंडल करने वाले कुछ मिनिस्टर्स हैं, उस बॉडी को बोला जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से भी जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिनके साथ प्राइम मिनिस्टर को हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ डिस्कस करना है पॉलिसीज़ बनाने के लिए, ठीक है, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है, ठीक है। इन सारे लोगों का जो छोटा ग्रुप है एक, उसको कहा जाता है कैबिनेट, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक बड़ा सर्कल है और उसके अंदर कैबिनेट एक छोटा सर्कल है, ठीक है। और ये एक टीम की तरह काम करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर्स। इसके 3 हिस्से हम कह सकते हैं। कैबिनेट जो मैंने आपको अभी बताया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? जो हर मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, उनको जब बुलाया जाएगा तभी मीटिंग अटेंड करेंगे, इनके पास कुछ इंडिपेंडेंट चार्ज होगा। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या है? इनको असिस्ट करने के लिए होंगे, राइट। चलो, प्राइम मिनिस्टर की पावर्स देख लेते हैं। कैबिनेट मीटिंग्स को चेयर करेगा, उनका चेयरमैन बनेगा कौन? प्राइम मिनिस्टर। कोऑर्डिनेट्स वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, हर डिपार्टमेंट उसके पास बांटने का अधिकार है, ठीक है। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में लोगों को भेजने का भी अधिकार है, और उनके बीच में सारा कोऑर्डिनेशन प्राइम मिनिस्टर देखता है। फाइनल डिसीजन इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट्स, मान लो मिनिस्टर्स आपस में डिसएग्री कर रहे हैं तो उस पर फाइनल डिसीजन कौन देने वाला है? आपका प्राइम मिनिस्टर। एक्सरसाइजेस जनरल सुपरविजन ओवर मिनिस्ट्रीज, इन जनरल सुपरविजन की भाई कौन सी मिनिस्ट्री कैसे काम करे ये देखने का काम भी प्राइम मिनिस्टर का है। डिस्ट्रीब्यूट्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट्स वर्क टू मिनिस्टर, ये भी हमने देख लिया। पोर्टफोलियोज वो अपने हिसाब से क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर्स, अगर उसके हिसाब से मिनिस्टर्स ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो उनको डिसमिस कर सकता है, खुद नहीं हटाएगा, प्रेसिडेंट को बोलेगा, प्रेसिडेंट हटाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर एक तरीके से एक जनरल नियम है कि जो भी व्यक्ति जिसके भी द्वारा अपॉइंट किया जा रहा है उससे लोअर लेवल वाला कोई भी व्यक्ति उसको हटा नहीं सकता, ठीक है। चलो, और अगर PM क्विट कर देता है तो सारी मिनिस्ट्रीज को क्विट करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए हमने कहा था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज वेल एज द प्राइम मिनिस्टर, दे ऑल सिंक एंड स्विम टुगेदर। कोलिशन गवर्नमेंट क्या है?
गठबंधन सरकार, किसी भी पार्टी को अगर लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं मिली तो ऐसी कंडीशन में अगर कुछ पार्टीज़ आपस में आकर हाथ जोड़कर क्या बनना चाहती हैं, एक साथ सरकार बनाना चाहती हैं कि ठीक है कुछ कुछ मिनिस्ट्री आपस में डिवाइड कर लेंगे, ऐसी सरकार को कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं या गठबंधन सरकार कहते हैं। ठीक है, और एक और बात है कि भाई अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करते हैं या मिनिस्टर्स की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, तो उसमें पर्सनैलिटी भी मैटर करती है। ठीक है, कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी है, वो अपना काम उस हिसाब से करता है और अपनी जो एक जगह बना रहा है वो पॉलिटिक्स में, वो उसकी खुद की पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है लेकिन नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव्स में तो आप इसको कैसे कह सकते हैं कि नाम मात्र का है ये। ठीक है, क्यों? इसको रबर स्टैम्प भी कहा जाता है क्योंकि ज़्यादा पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं है। ज़्यादा पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास। ऐसा क्यों भाई? प्रेसिडेंट जबकि ऊपर है प्राइम मिनिस्टर से। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है उसको हम इलेक्शन, सीधा इलेक्शन हो रहा है एक तरीके से। ठीक है, मेजॉरिटी लेकर आ रहा है वो, लेकिन प्रेसिडेंट तो मेजॉरिटी लेकर नहीं आ रहा, प्रेसिडेंट का इलेक्शन अलग से होता है ना। तो प्रेसिडेंट को हमने बस इसलिए बनाया है कि भाई आप एक हेड ऑफ द स्टेट रहो, बाकी मेजर काम जो सारा है वो कौन देखता है? प्राइम मिनिस्टर। सुपरवाइजेस ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन दी कंट्री। जितने भी मेजर डिसीजंस होंगे वो सारे के सारे किसके नाम पर लिए जाएंगे? प्रेसिडेंट के नाम पर। जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करता तब तक कोई भी बिल जो है, कोई भी एक्ट जो है वो लॉ नहीं बनता। इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। कैसे? प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। ठीक है, वो वाला कॉलेज नहीं, एक ग्रुप बनता है जिसमें वो सारे लोग बैठे हैं जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालेंगे। कौन कौन होगा इसमें? इलेक्टेड MPs, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा के और राज्यसभा के, बट इलेक्टेड नॉट नॉमिनेटेड। ठीक है, मतलब लोकसभा से एंग्लो इंडियंस नहीं जाएंगे, अब तो वैसे भी नहीं है, और राज्यसभा से जो 12 मेंबर प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है, नॉमिनेट करता है, वो भी नहीं जाएंगे। सिर्फ इलेक्टेड MPs वहाँ पर जाकर वोट करेंगे। लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी इलेक्टेड मेंबर। ठीक है, हर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल के नहीं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ असेंबली के। फिर इलेक्टेड MLAs फ्रॉम दिल्ली एंड पुडुचेरी। ये क्यों भाई दिल्ली और पुडुचेरी क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 2 ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, बाकी यूनियन टेरिटरीज के पास लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, तो इनके भी इलेक्टेड मेंबर्स ही जाएंगे। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो भाई पावर्स देख लो प्रेसिडेंट के। जितनी भी गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ हैं, लॉज हैं, पॉलिसी डिसीजंस हैं, सारे के सारे किसके नाम पर लिए जाएंगे? प्रेसिडेंट के नाम पर। सारे मेजर अपॉइंटमेंट्स कौन करेगा? प्रेसिडेंट। किसके नाम पर किए जाएंगे? प्रेसिडेंट के नाम पर। जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट, गवर्नर्स। गवर्नर कौन है? जैसे पूरी कंट्री के लिए एक हमारा प्रेसिडेंट है, वैसे हर स्टेट में सेम प्रेसिडेंट जैसी एक पोजीशन किसको दी गई है? गवर्नर को। उसके नीचे कौन काम कर रहा है? चीफ मिनिस्टर। जैसे सेंटर में प्राइम मिनिस्टर, वैसे ही स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर्स। इलेक्शन कमिश्नर के बारे में हमने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा। फिर एम्बेसडर्स टू अदर कंट्रीज़, ये सारे के सारे अपॉइंटमेंट्स कौन कर ले रहा है? प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं। और सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस, प्रेसिडेंट जो है वो सारी डिफेंस फोर्सेस के, चाहे आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, सब तीनों डिफेंस फोर्सेस का जो सुप्रीम कमांडर है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, ये मालूम होना चाहिए आपको। चलो, लेकिन सारे के सारे फंक्शंस किसकी एडवाइस पर करता है प्रेसिडेंट? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता। बहुत सारी क्या, ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर वो अपनी मन मर्जी से काम नहीं करता। जो उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर कहेगा वही काम करना पड़ेगा। ठीक है, लॉ मेकिंग में अगर बिल वापस आते हैं तो फिर मतलब प्रेसिडेंट मान लो एक बार वापस भेज दे कि इसको फिर से देखो, लेकिन लोकसभा राज्यसभा ने वापस भेज दिया तो फिर प्रेसिडेंट को उस पर भी साइन करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको रबर स्टैम्प कहा था। सॉरी। स्टिल क्योंकि प्रेसिडेंट है, कुछ तो डिस्क्रिशनरी यानी कुछ तो मनमर्जी वाली इसको पावर देनी पड़ती। तो कहाँ दिए हमने? जब कोई भी पार्टी को कोलिशन ना मिले, ठीक है, मतलब ना कोलिशन बने ना मेजॉरिटी मिले, ऐसी कंडीशन में कौन सरकार बनाएगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किसी को भी अपनी मर्जी से प्राइम मिनिस्टर चुन सकता है उन सारे लोगों में से, लेकिन उस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी मेजॉरिटी साबित करनी पड़ेगी। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम में। अब बात करते हैं जुडिशरी की। ठीक है, इसके अलावा डिस्क्रिशनरी पावर में और कुछ भी आते हैं। प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर जिसको होती है, यहाँ नहीं दिया इसलिए उस पर ध्यान नहीं देंगे, फिर कभी उसके बारे में बात करेंगे। चलो जुडिशरी की बात करते हैं। जुडिशरी का काम क्या है? जस्टिस को सर्व करना। ठीक है, जितने भी कोर्ट्स हैं कंट्री में, सारे के सारे को इकट्ठा मिलाकर हम कहते हैं जुडिशरी।
जुडिशरी का मतलब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं, जितने भी कोर्ट्स हैं, जो भी बॉडीज़ जस्टिस देने का काम कर रही हैं, वो सब मिलाकर कहते हैं हम उनको जुडिशरी। ठीक है, इंडिपेंडेंट है। क्यों इंडिपेंडेंट है? क्योंकि अगर कहीं पर भी डिपेंडेंट होगी, किसी के ऊपर भी अगर वो डिपेंडेंट होती है, तो जस्टिस उतना फ्री होकर नहीं दे सकते। ठीक है, डर रहेगा एक कि अगर मैंने कुछ इनके खिलाफ जजमेंट दे दिया, अगर जज को ऐसा डर है कि मैंने किसी और के खिलाफ कोई जजमेंट दे दिया तो मेरी सैलरी कम हो जाएगी, मुझे हटा दिया जाएगा, अगर ये सारा ईजी होगा तो इतना ईजी नहीं है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को हटा पाना, राइट। इसलिए वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होकर काम कर सकते हैं। फिर जुरिस्डिक्शन क्या है भाई? सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहाँ आता है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब जहाँ सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट हाथ रख सकता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई केस आ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आपस में भिड़ रहे हैं तो भी कौन डिसाइड करेगा? सुप्रीम कोर्ट। अगर दो स्टेट्स के बीच में झगड़ा हो जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी कौन डिसीजन लेने वाला है? सुप्रीम कोर्ट, ना कि उन स्टेट्स के हाई कोर्ट। ठीक है, ये और जुडिशरी जो है हमारी वो यूनिटरी सिस्टम को फॉलो करती है, मतलब इकलौती जुडिशरी है जहाँ पर यूनिटरी सिस्टम चल रहा है। हाई कोर्ट बड़ा है, उससे छोटा सुप्रीम कोर्ट है, उससे छोटा सेशन कोर्ट्स है, बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। ठीक है, चलो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी पावर नहीं है, इन सबकी पावर अपनी अपनी ऑलरेडी डिवाइडेड है। ठीक है, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस इज नॉट दैट मच ईजी। अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था, प्रेसिडेंट। ठीक है, और इनको रिमूव करना भी ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस दे दी कि इस जज को हटा दो तो प्रेसिडेंट हटा देगा, नहीं। अब इसको हटाने के लिए उसको दोबारा से क्या करना पड़ेगा? पूरे प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें पार्लियामेंट भी शामिल होगी। ठीक है, चलो, जुडिशियल रिव्यू क्या है? रिव्यू करना है यानी दोबारा देखना। ठीक है, जुडिशरी अपने ही डिसीजंस को या अपने से छोटे किसी कोर्ट के डिसीजन को या पार्लियामेंट के किसी भी डिसीजन को या एग्जीक्यूटिव की किसी भी एक्शन को रिव्यू कर सकती है, दोबारा देख सकती है। ठीक है, अगर उसको ऐसा लगता है कि मान लो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि मैंने 2 साल पहले किसी केस में एक जो जजमेंट दिया था वो आज के हिसाब से सही नहीं लग रहा है, ठीक है, या उसमें आज मुझे समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ थी, तो उठा के उस केस को दोबारा देख सकता है वो। ठीक है, पार्लियामेंट के एक्शंस को देख सकते हैं कि भाई आपने ये लॉ बनाया तो ऐसे कैसे बनाया, ये सही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, इसको ख़त्म करो। ये सारा काम जो भी जुडिशरी कर रही है इसको हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। ये क्या करने में मदद कर रहा है? ये एक्चुअली जस्टिस को सर्व करने में मदद कर रहा है कि अगर मान लो पास्ट में कोई गलतियाँ हो गई हैं तो उनको सुधार लेने का काम जुडिशरी यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू की मदद से कर देती है। ठीक है, PIL क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको किसने इंट्रोड्यूस किया, मतलब इसको कंट्रीब्यूट किसने किया, तो इसको कंट्रीब्यूट किया है जस्टिस PN भगवती ने। ठीक है, मेल है ये। ठीक है, जस्टिस PN भगवती। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक कंसेप्ट निकाला कि भाई एक काम करो, PIL जो है वो हमारी इंडियन जुडिशरी सिस्टम का एक हिस्सा होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर उसको ऐसा लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के साथ या किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ कुछ इनजस्टिस हो रहा है, लेकिन वो खुद जिसके साथ गलत हो रहा है वो कोर्ट जाने की हिम्मत नहीं रखता, या तो उसके पास पैसा नहीं है, तो उसके पास समय नहीं है, या तो वो उतना अवेयर नहीं है, या उसमें हिम्मत नहीं है, वट एवर इट इज़। ठीक है, लेकिन आप एक अवेयर इंसान हो, आप एक अवेयर सिटीज़न हो, तो आप उसके लिए उसके बिहाफ पर जस्टिस मांग सकते हो जुडिशरी से। ठीक है, अगर आप इसमें एक लेटर भी लिखकर कोर्ट्स को भेजते हो तो उसको उतनी ही सिंसियरिटी, उतनी ही सीरियसनेस के साथ हैंडल किया जाएगा। तो दैट वाज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, पब्लिक के इंटरेस्ट में हम क्या कर रहे हैं? एक लिटिगेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, राइट। जुडिशियल एक्टिविज्म, इसको शायद आपकी बुक में लिखा नहीं है लेकिन मैंने इंक्लूड कर लिया तो मैं समझा देती हूँ। जब जुडिशरी प्रोएक्टिव होकर काम कर रही है, ठीक है, ये कहाँ से आ गया? जब जुडिशरी प्रोएक्टिव होकर काम कर रही है, मतलब उसको ये पता है कि भाई कोई व्यक्ति जस्टिस मांगने आए या नहीं आए, अगर हमको खुद को लगता है कि हमको इसको जस्टिस देने की ज़रूरत है तो जुडिशरी उस केस को भी उठाकर ला सकती है। ठीक है, मान लो कोर्ट का कोई जज जा रहा है, उसको ऐसा लगा कि यार यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, इन लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहा है, ठीक है, या इनकी कंडीशन जस्टिफाइड नहीं है, तो वो चीज़ को उठा अगर कोर्ट में ला सकता है, उसको केस की तरह एक हैंडल कर सकता है। दैट इज़ जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर हमने मेजरली किसके बारे में पढ़ा? पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा, एग्जीक्यूटिव्स के बारे में पढ़ा, जुडिशरी के बारे में पढ़ा, और इसके साथ साथ हमने प्राइम मिनिस्टर को फोकस किया, उसके अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी फोकस किया और प्रेसिडेंट को भी। इनके फंक्शंस, इनकी लिमिटेशंस आपसे पूछी जा सकती हैं। स्पेसिफिक फंक्शंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर के फंक्शंस को बिल्कुल छोड़ के मत जाना और बाकी तीनों इंस्टीट्यूशंस को भी ढंग से पढ़ लेना, राइट। आई होप आपको इसमें अच्छे से सारा कुछ रिवाइज हो गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था, 20 मिनट्स कवर हो गए लगभग, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए, रिवाइज होना चाहिए, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ,
और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है अनुशाला को तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसके नोट्स मिल जाएं, अगर आप चाहते हैं कि PDF आपको मिले तो कमेंट में नोट्स लिख दें, आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की। ओके, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर लेक्चर।